नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र। गजब की भविष्यवाणी करते हैं राजीव जी। इस बार जो संडे को भविष्यवाणी की है वो हिला देगी। उन्होंने बता दिया है कि मोदी जी की विदाई वेला बहुत पास में आ गई है। 2 अप्रैल से ग्रह जो बदल रहे हैं वो क्रांति करने, तूफान मचाने वाले ग्रह आने वाले हैं। आप जानते हैं कि हमारा नेशनल चैनल सरकार ने बंद करा दिया। हमारी बहुत तेज तर्रार एंकर है फिजा, उसने इंस्टाग्राम पे रील बोली, उसकी रील बंद करा दी गई और हमारा 4 PM का फेसबुक अकाउंट भी बंद करा दिया गया। हम हार मानने वालों में से नहीं है, नए नए काम ढूंढते हैं। हमने 4 PM इवेंट शुरू किया है। पहला शो 4 अप्रैल को लखनऊ में दयाल बाग में स्वानंद किरकिरे जी का कराने जा रहे हैं। स्वानंद किरकिरे जी बहुत शानदार इंसान हैं, अच्छे अभिनेता हैं, गायक हैं, लेखक हैं और उनका शो 4 अप्रैल को हम कराने जा रहे हैं। ये पहला इवेंट है। आपसे अनुरोध है कि बुक माई शो, ये पोस्टर आप देख रहे हैं, इस पर टिकट है। आप लखनऊ या आसपास के रहने वाले हैं तो जरूर आइए, और कहीं दूर दराज के रहने वाले हैं तो हमारी इतनी मदद करिए कि एक टिकट खरीदिए। हमें इस नीचे वाले नंबर पर आप स्कैन करके टिकट आईडी भेजिए। हम आपकी तरफ से वो किसी ज़रूरतमंद को वो शो दिखाएंगे, आपका फ़ोटो दिखाएंगे कि आप कितने अच्छे इंसान हैं, कि आपने किसी की मदद करी, किसी को मनोरंजन दिया। और कभी मौका मिला तो हम आपसे ज़रूर मिलेंगे। मैं या मेरी टीम आपसे संपर्क करेगी, साथ चाय भी पिएंगे। चलते हैं राजीव जी के पास। 4 PM न्यूज़ नेटवर्क में बहुत-बहुत स्वागत है राजीव नारायण जी आपका। आपका हार्दिक अभिनंदन। संडे के दिन मेरी बड़ी मुसीबत रहती है। लोग कम से कम 50 लोग मेल पे, फ़ोन पे राजीव जी का नंबर दे दो, नंबर दे दो। ज़्यादा नंबर बाँट देता हूँ तो आप नाराज़ होते हो कि आपके पास टाइम ही नहीं है। आजकल तो आप बॉलीवुड में भी एंट्री कर गए हो, बड़े-बड़े हीरो हीरोइन की जन्मतिथि देख रहे हो। नाम नहीं लूँगा किसी का भी। लेकिन मुझे पता चला कि बम्बई जाते हैं और बम्बई में बड़े-बड़े हीरो हीरोइन की जन्मतिथि देखते हैं। ब्रांडिंग में तो ऐसी, कभी कोई आपको ऑस्ट्रेलिया ले जा रहा है बुला के, कभी दुबई ले जा रहा है, अमेरिका वाले बुला रहे हैं आपको। जलवा हो तो राजीव जी जैसा। एक हमें हमारा चैनल बंद कर दिया और हम परेशान घूम रहे हैं। कोर्ट में मुकदमा कर दिया है। अब डेट आने वाली है जल्दी। जब तक आपका प्रोग्राम आएगा बताएंगे आप, तब तक डेट हो जाएगी। तो ये भी पूछूंगा कि चैनल खुलेगा या बंद रहेगा। लेकिन मजेदार बात ये हुई कि नाक कटती है, मुंह बन जाता है। ये जब मेरा चैनल बंद करते हैं तो मैं एक नया चैनल खड़ा कर देता हूँ या एक नई शुरुआत खड़ी कर देता हूँ। चैनल बंद होने के नोटिस आने से पहले, जैसे गुजरात से इन्होंने मेरे पे मुकदमे कराए, मैंने सबसे पहले 4 PM पॉडकास्ट बनाया। मुंबई में इंद्राणी मुखर्जी के पॉडकास्ट से शुरू किया और अनुभव सिन्हा, के समीर अंजान साहब ढेर सारे पॉडकास्ट कर डाले, सब लाखों में व्यू के। तो एक नया चैनल 4 PM पॉडकास्ट बन गया। फिर मैंने तुरंत 4 PM फिल्म शुरू कर दी, शॉर्ट फिल्म में। और शॉर्ट फिल्म में पहली फिल्म डाली 4-5 लाख, अगली फिल्म भी 10 दिन के अंदर आ जाएगी। उसके बाद मज़ा ये हुआ कि मुझे कि लोग मेरी निजी ज़िंदगी जानना चाहते थे कि मैं क्या करता हूँ, कैसे करता हूँ। तो पिया एक बहुत अच्छी लड़की है, उसके साथ मिलके हमने जस्ट संजय, ये जो लोगो राजीव जी आप देख रहे हैं, इस पे हम लोगों ने ब्लॉगिंग शुरू कर दी। तो आपके बहाने दर्शकों से आप भी जरा आशीर्वाद दे दीजिएगा इस जस्ट संजय को। आपके कहने से लोग जल्दी मान जाते हैं कि जस्ट संजय को सब्सक्राइब कर लें। तो राजीव जी ये तो हुई बातें निजी। दूसरी बात मैं बहुत सम्मानपूर्वक कहना चाहता हूँ कि एक महिला है मधु जी, उन्होंने हमारे माननीय प्रधानमंत्री पे आरोप लगाए हैं। हम या हमारा चैनल इन आरोपों की पुष्टि नहीं करता। कोई किसी पे भी निजी आरोप लगा सकता है, जब तक उसके प्रमाण ना हो तब तक हम उस विषय पे सत्यता की बात नहीं करते। लेकिन मेरे लिए हैरानी की बात इससे ज़्यादा ये है कि उनके आरोप अभी भी एक्स पे यानी ट्विटर पे मौजूद हैं। हमारी तो फिजा हमारी एंकर है, उसने इंस्टाग्राम पे रील बना ली कि 4 PM क्यों बंद हो गया, तो सरकार ने उसकी रील प्रतिबंधित करा दी। तो मधु जी पे ऐसी क्या चीज़ है कि सरकार उनके ट्विटर पे हटाने के लिए नोटिस नहीं दे रही है। एक रिपोर्ट आई है कि 229 कंटेंट पे रोज मुकदमा कर रही है सरकार, हटाने की बात कर रही है 229 रोज। लेकिन मधु जी में ऐसा क्या है, राज है कि मधु जी को ना तो अभी तक किसी राज्य में FIR की खबर आई है, ना गोदी मीडिया उनकी आलोचना कर रहा है कि मधु जी मेंटल हो गई है, मधु जी हो गई है। एक टाइम में मधु जी प्रधानमंत्री जी की बड़ी फैन थी, उनके ऊपर किताब लिख रही थी, और अब मधु जी के ऊपर सन्नाटा छा गया है। हालांकि बहुत कड़ी प्रतिक्रिया है। मैं सोसाइटी में एक सज्जन हैं, 75 साल के रहे होंगे, राम मंदिर आंदोलन में ईंट तक ले गए थे। मतलब बिल्कुल वैसे वाले भक्त होते हैं ना, उन्मादी, वैसे वो आज सुबह मुझसे कह रहे थे कि मधु जी किताब को लेकर कह रहे हैं कि उनका दिल टूट गया। तो राजीव जी मैं किसी की निजी जिंदगी में बिल्कुल दखल नहीं देता, पता नहीं उस किताब में सच्चाई या नहीं सच्चाई, लेकिन ज्योतिष के हिसाब से, क्योंकि आपने कहा था कि आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के सेक्स स्कैंडल खुलेंगे। मैं फिर वो कह दे रहा हूँ कि मेरा प्रधानमंत्री की छवि पर कोई दाग लगाने का इरादा नहीं है। मैं ये बिल्कुल नहीं मानता कि मधु जी ने कुछ कहा है सत्य होगा, लेकिन उनकी पार्टी के सांसद
स्वर्णम स्वामी का एक बहुत ही आपत्तिजनक कंटेंट भाजपा की महिला सांसदों के विषय में भी आया है। मैं फिर कहूंगा कि मेरा पूरा सम्मान है, मैं बिल्कुल इस बात को इग्नोर कर रहा हूं, लेकिन मेरे लिए जानने की हैरानी की बात यह है कि उनकी पार्टी के एमपी बाकी महिला सांसदों के और मोदी जी के रिश्तों पे बोल रहे हैं, तो एफआईआर क्यों नहीं हो रही? जरा सी बात पे गोली मार देने वाली धमकी वाले जो गैंग है, वो गैंग कहाँ सोया हुआ है? सोशल मीडिया पे गाली क्यों नहीं दी जा रही है? सरकार कंटेंट हटाने पे क्यों नहीं कह रही? ये तमाम सवाल हैं, ये तो मेरे पॉलिटिकल सवाल हैं, लेकिन मेरा आपसे सवाल ये है कि ज्योतिष आकलन इस पे क्या कहता है? आपने कैसे कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के कुछ नाम सेक्स स्कैंडल में आएंगे, वो नाम आ रहे हैं। तो मेरा सिर्फ आपसे सवाल ये है कि कौन से स्टार ऐसे हैं जो भाजपा नेताओं के इस तरह के चरित्र की बातें सामने आ रही हैं, और क्या इनमें कुछ सच्चाई भी हो सकती है? सच्चाई होना ही ना, मैं प्राइवेट की बात नहीं कह रहा, लेकिन जो इस तरह के नेताओं पे आरोप लग रहे हैं, क्या उनमें सच्चाई भी हो सकती है? ये मैं जानना चाहता हूं। जी बिल्कुल देखो, बीइंग ए ज्योतिषी, आपने ठीक कहा, हमारा ये तो सब जांच का विषय है कि वही किसी नेता का नाम आता है, वो तो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज करेंगी काम, उनका काम है। हाँ, बीइंग एन एस्ट्रोलॉजर, देश नहीं पूरे भारत के साथ साथ मैं विश्व के लोगों को अनैतिक सेक्स के कॉम्बिनेशन आज फिर से समझाने वाला हूं। जो इलीगल सेक्स होता है, जो मल्टीपल सेक्स होता है, मतलब जिसको कि आप अदर देन मतलब इमोरल माना गया हमारे समाज में, उसके कॉम्बिनेशन क्या है ये मुझे बताने हैं ज्योतिषी होने के नाते। तो आपने ठीक कहा। पहले तो मैं सबसे पहले दर्शकों को दिखाना चाहता हूं, दर्शकों ये 30 नवंबर का प्रोग्राम किया था मैंने आपके यहाँ 30 नवंबर के प्रोग्राम का राइटअप है संजय जी। और उसके अलावा आपको जानकारी होगी कि मैंने 29 मार्च 2025 को भी भाजपा के वर्षफल की हॉरोस्कोप आपके ऑफिस में है, उसको भी दिखाइएगा। उसमें भी मैंने ये कहा था कि ये वर्ष पूरा, अभी भाजपा का वर्षफल चल रहा है, अगले 7 अप्रैल को नया भाजपा का नया साल शुरू होने वाला है, एनुअल हॉरोस्कोप। मैंने उसमें भी कहा था कि भाजपा के और बड़े देश के बड़े प्रोमिनेंट लोगों के करप्शन और सेक्स के स्कैंडल्स एक्सपोज होंगे। मतलब 29 मार्च 2025 और ये 30 नवंबर 2025 का ये लेटेस्ट है, जब हिरन जोशी का नाम आया था, आपको पता ना? हिरन जोशी की कोई बड़ी इन्फ्लुएंशियल चंडीगढ़ की महिला थी, वो विदेशों की एम्बेसीज में उनका दूतावासों में आना जाना बहुत था, बहुत सारा काम कर दी। पीएमओ में भी उनकी डायरेक्ट एंट्री थी बाद में, जिसकी वजह से कुछ कार्रवाई हिरन जोशी के ऊपर भी हुई थी। और हिरन जोशी मोदी जी के मीडिया सलाहकार एडवाइजर हैं। और कब से हैं? 2006 से, जब मोदी जी ने पॉलिटिकल कैरियर 2002 में शुरू किया है। मात्र 4 बरस बाद हिरन जोशी जैसे व्यक्ति उनको मिलता है और लगातार इतने सालों से काम कर रहा है उनके साथ में, तो उसका भी नाम आ गया था, जिसकी वजह से ये हुआ। अब मैं आपको ये बताता हूं कि जो मैंने इसी में जो राइटअप है, सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूं, पहले एक एक करके। ये है आपकी आरएसएस की हॉरोस्कोप। देखिए आरएसएस की हॉरोस्कोप है, जिसमें क्या नाम है, शनि और वीनस। केवल आप फोकस करिए कि वीनस सेक्स का सिग्निफिकेटर होता है संजय जी ज्योतिष में, और शनि अनैतिक चीजों के लिए जाना जाता है। और इसके अलावा 12वां घर भोग का होता है, जो भी सेक्सुअल प्लेजर है वो 12वें घर से देखा जाता है। और 7वां घर बेसिकली यूनियन, मेल एंड फीमेल का यूनियन का, ये मैंने अपने प्रोग्राम में बताया। तो ये पहले तो आपको आरएसएस की कुंडली दिखा दी कि शनि मंगल, शनि और शुक्र साथ साथ हैं। अब आ जाइए आपकी भारत की इसकी कुंडली में भी आ जाइए। ये बीजेपी की कुंडली है संजय जी। बीजेपी की कुंडली में भी शनि जो है पीड़ित है, वक्री है, मंगल से पीड़ित है, राहु से पीड़ित है, और शुक्र 12वें घर में बैठा है। शनि की 10वीं दृष्टि होती है, और शनि इसको 10वीं दृष्टि से 12वें घर में बैठे शुक्र को पीड़ित कर रहा है। इसी तरह से एक हॉरोस्कोप और दिखाता हूं, हमारे ग्रेट मैन चचा, क्या नाम है, हमारे ट्रम्प चचा की हॉरोस्कोप में भी देख लें आप। ट्रम्प चचा तो मैं ही कहता था, आप भी उनको ट्रम्प चचा कहने लगे। हाँ, वो चचा ही है, वो 80 साल के तो चचा ही हुए। तो अब देखिए ये ट्रम्प चचा की हॉरोस्कोप में भी ये वीनस और शनि जो है क्या नाम 12वें घर में। और ट्रम्प चचा की तो सारी कहानी खुल के आई गई है कि कैसे छोटी छोटी बच्चियों के साथ में वो उनका जेफरी एप्स्टीन केस में नाम आ चुका है। इसी तरह अमेरिका की हॉरोस्कोप में भी देखिए संजय जी, अमेरिका की हॉरोस्कोप में भी जो है वीनस जो है 11th हाउस में बैठा है, शनि 2nd हाउस में बैठा है। शनि की दृष्टि जा रही है 10वीं वीनस के ऊपर,
और साथ में मंगल और बैठा है। अगर आप देखिए किसी की हॉरोस्कोप में बता देता हूं, शनि और शुक्र अननेचुरल सेक्स का सिग्निफिकेटर है, तो काम बन गया, मतलब काम और डीप काम भावना, मतलब डीप डिजायर हो जाती है। और अगर इसमें मंगल जुड़ जाए तो भाई साहब काम उत्तेजना, क्योंकि मंगल इज एक प्लेनेट ऑफ उत्तेजना, एक्साइटमेंट, एग्रेशन वगैरह वगैरह। तो मैंने इस 30 नवंबर के 2025 के प्रोग्राम में लिखा था, और 12वां घर लिखा है, मैंने लिखा वैदिक ज्योतिष के अनुसार, ये राइट अप शेयर कर दिएगा। वैदिक ज्योतिष के अनुसार शुक्र वीनस सेक्स एंड फीमेल्स का सिग्निफिकेटर है, और 12th हाउस एंजॉयमेंट और भोग का, एक्सपेंसेस, स्लीप का भी होता है, नींद का, सेक्सुअल हार्मोन का भी शुक्र जो है, जो आपके सेक्स हार्मोन होते हैं उसका भी सिग्निफिकेटर है। 6th हाउस हमारा डिजीज का, 7th हाउस मेल एंड फीमेल यूनियन का होता है, 3rd हाउस होता है एफर्ट्स का, माइंडसेट का, हमारा माइंडसेट क्या है। हमारे मन में भी अगर ऐसे विचार आएंगे ना, बहुत सारे बच्चे होते हैं जो पॉर्न देखते रहते हैं, पॉर्न के उनके विचार नेगेटिव इस तरह के आते रहते हैं, बहुत सारे आपको वर्कर्स भी इस तरह के अनएजुकेटेड लोग मिल जाएंगे, तो वो 3rd हाउस होता है। सैटर्न प्लस वीनस कॉम्बिनेशन वुमेनाइजर या कई महिलाओं का सेक्स एब्यूज करने का ग्रह योग है, अननेचुरल सेक्स। राहु अगर जुड़ जाए तो अननेचुरल सेक्स आता है। यही कारण है कि मैंने आरएसएस जो फॉर्म हुई थी 27 सितंबर 1925 को 9:56 AM की हॉरोस्कोप है, कई प्रोग्राम में डिस्कस करते हुए कहा कि इनकी वृश्चिक लगन की कुंडली में शनि राहु के नक्षत्र में शुक्र के साथ 12वें भाव में अननेचुरल सेक्स एब्यूज का ग्रह योग बना रहा है। भाजपा की कुंडली 6 अप्रैल 1980 की हॉरोस्कोप में वक्री शनि, 3rd हाउस में राहु और 6 लॉर्ड मंगल के साथ है, शुक्र को 12वें भाव में 10वीं दृष्टि से पीड़ित कर रहा है। अतः इनकी कुंडली में भी सेक्स अब्यूज के ग्रह योग हैं, और देशवासियों को समय समय पर इनके नेताओं की मैंने 30 नवंबर के प्रोग्राम में कहा था, संजय जी आप मार्च में खुलासा कर रही है मधु जी, मैंने 30 नवंबर के प्रोग्राम में लिखा है कि समय समय पर इनके नेताओं की सेक्स एब्यूज की न्यूज मिलती रहेंगी। ये बात अलग है कि उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती, ना उन्हें कोई सजा मिलती और ना उन्हें पार्टी से एक्सपेल किया जाता है, क्योंकि इस पार्टी की नैतिकता की तो 2014 के बाद ही मृत्यु हो चुकी है। तो इस संजय जी एक हॉरोस्कोप और देखता, मैं नहीं जानता कि नरेंद्र मोदी जी की हॉरोस्कोप है। मैं तो बार बार आपके प्रोग्राम में 2.5 साल से प्रोग्राम कर रहा हूं, मैंने कभी नरेंद्र मोदी जी की हॉरोस्कोप नहीं डिस्कस की, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि भाई आप कम से कम एक 17 सितंबर के जो लोग पैदा हुए हैं, ना नरेंद्र मोदी हो, लेकिन 17 सितंबर के जो 17 सितंबर 1950 में जो पैदा हुए हैं, उनकी हॉरोस्कोप में आप देख तो सकते हो कॉम्बिनेशन। मैंने ठीक है, तो इसलिए एक रिसर्च के फॉर्म में मैंने देखा, ये है भैया हॉरोस्कोप 17 सितंबर 1950 की हॉरोस्कोप, और ये तुला लगन की हॉरोस्कोप है। मैंने उसमें लिखा टॉप लीडर ऑफ रूलिंग पार्टी, तुला लगन की हॉरोस्कोप, मंगल और चंद्रमा 2nd हाउस में, बृहस्पति वक्री उनके 5वें घर में, राहु उनके 6वें घर में, केतु बुध उनका वक्री है और कंबस भी है, सूर्य के साथ आपके 12वें घर में, और शनि और शुक्र इस कुंडली में भी संजय जी 11th हाउस में। 11th हाउस होता है मल्टीपल रिलेशनशिप का। आपके अगर पता है किसी की महिला मित्र होंगी, एक आप, मैं नाम नहीं लूंगा, किसी एक मैं पुलिस ऑफिसर को मिला अभी रिसेंटली, और मैंने जब उसका वीनस का कनेक्शन देख लिया 3रे घर से और 11th हाउस का वीनस का कनेक्शन, उसकी महिला मित्र जरूर होंगी, तो मैंने कहा भैया बच के रहना आप, क्योंकि महिलाओं से संबंध आपके लिए घातक होंगे आपकी नौकरी में। तो ये एग्जैक्टली उसने माना कि हाँ मेरे पास मधुमक्खियों की तरह मंडराती हैं महिलाएं। उस ऑफिसर ने मुझे कहा, संजय जी ध्यान से सुनिए कि लड़कियां और महिलाएं मेरे इर्द गिर्द मंडराती हैं, ये मैंने उसकी हॉरोस्कोप से पकड़ा। तो इन महोदय की जो हॉरोस्कोप है, नक्षत्र इनका अनुराधा नक्षत्र में जन्म हुआ, शनि इनका अस्त है, बुध जो वक्री और अस्त भी है, और सूर्य उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में है। ये 2nd हाउस में है, 7th लॉर्ड एंड 8th हाउस, तो विवाह की इनकी बाधा है, विवाह मैरिड लाइफ अच्छी नहीं रहेगी, ऐसा इनकी कुंडली दिखाई देती है। और लेकिन 2nd हाउस में मंगल और चंद्रमा का कनेक्शन दर्शकों झगड़ालू वाणी विद स्ट्रॉन्ग एंड हार्श वर्ड, चुगली करना, झूठ बोलना। मंगल जब भी किसी से पीड़ित अगर हो जाए, या क्या ना मंगल के अंदर राहु के नक्षत्र में अगर है, या मंगल के ऊपर किसी तरह का नेगेटिव प्रभाव आए, तो मंगल है फिर चुगली करने की आदत भी डाल देता, दूसरे भाव की पीड़ा ये बताती है। जो इनका 5वां घर जो बुद्धि विवेक का है, वो शनि मंगल दोनों से पीड़ित है, और इससे दुष्ट कुटिल बुद्धि, सोच, धर्म ज्ञान का पाखंड, व्यभिचारी, भ्रष्टाचारी, काला धन, जमाखोरी, रेप करने के लिए 5वां घर भी पीड़ित होना चाहिए कि वो नैतिक
एक जो है बेसिकली आपके मॉरल वैल्यूज का हॉरोस्कोप भी है, सो इस कुंडली में आता है। और मैंने इनका बुध राहु केतु के बीच में 12वें घर में, तो कपट योग और सूर्य पीड़ित होना दुष्ट आत्मा बताता है। मतलब किसी व्यक्ति की एक 3 हॉरोस्कोप में दिखा रहा हूं, आपने चचा ट्रम्प की देख लीजिएगा। दर्शकों ये अपने ऑफिस में बोलिएगा, साथ साथ इन तीनों कुंडलियों को लगा दें। ये चचा ट्रम्प की कुंडली है, और ये 17 सितंबर 1950 के व्यक्ति पैदा हुआ उनकी कुंडली है। और एक कुंडली और दिखा रहा हूं, ये आपके नेतन्याहू की कुंडली। इस नेतन्याहू की कुंडली को भी दिखा दीजिएगा संजय जी। नेतन्याहू की कुंडली में भी आप देखिए, इन तीनों कुंडलियों में जो विश्व के सबसे दुष्ट किस्म के व्यक्ति हैं, उन तीनों कुंडलियों में कुछ समानताएं हैं, मैं जल्दी से बता देता हूं। इनका सूर्य पीड़ित है, सूर्य आत्मा का कारक होता है। इनका चंद्रमा जो है नीच का होगा या पीड़ित होगा। तो डोनाल्ड ट्रंप का चंद्रमा नीच का है, केतु के साथ है, और मंगल उसको देख रहा है, इसलिए महापागल, मैंने पिछले वर्ष बता दिया था। उसकी पागल की हदें सब पार गया। अब तो मीडिया क्या, दुनिया का हर एनालिस्ट जो उनके बारे में ये कहने लगा कि पागल आदमी है। तो आपने देखा कि 17 सितंबर 1950 को व्यक्ति जो पैदा होता है, उसका सूर्य पीड़ित, उसका चंद्रमा पीड़ित, और शनि शुक्र का कॉम्बिनेशन। इसी तरह से जो नेतन्याहू है उनकी कुंडली में भी सेम कॉम्बिनेशन, और डोनाल्ड ट्रंप चचा ट्रंप की कुंडली में भी ये कॉम्बिनेशन। तो तीनों व्यक्तित्व महान है और पूरे विश्व को उन्होंने उठा के रखा हुआ है। अब इनका ग्रह दशा आ गई संजय जी, कि इनके लिए बड़ा खराब समय आ गया, जो महोदय की कुंडली में डिस्कस कर रहा हूं। मंगल शनि केतु 3 अप्रैल 2026 से शुरू हो गए, उसके बाद इनका शुक्र 11 जून 2026 तक चलेगा। जो मतलब 3 अप्रैल के बाद, 3 अप्रैल के बाद संजय जी इन महोदय का शुक्र की दशा शुरू हो रही है। शुक्र इनका शनि के साथ है, और इनको ह्यूमिलेशन आ रहा है, और इनका सेक्स स्कैंडल बड़े रूप में, बड़े पैमाने पर फैलने वाला है। इनके नैतिकता का भाव जो 9th लॉर्ड, 9th हाउस ऑफ स्वामी, और भाव मतलब स्वामी लॉर्ड भी और हाउस भी, दोनों पाप ग्रहों के प्रभाव में है। अतः इस व्यक्ति के अंदर नैतिकता नाम की कोई चीज नहीं है। 17 सितंबर 1950 की हॉरोस्कोप की बात कर रहा हूं दर्शकों। ना नैतिकता है, ना न्याय के प्रति सम्मान है, ना डेमोक्रेसी के प्रति सम्मान है, ना इस व्यक्ति के अंदर दया करुणा है, ना आध्यात्म की कोई नॉलेज है, जीरो। आत्मा का कारक सूर्य मैंने बता दिया, मन का कारक चंद्रमा, और लग्न और लग्नेश शुक्र भी जो है शनि से पीड़ित हैं, दोनों के दोनों। तो मैं आपको बताऊं, एक चीज है, ये राइटअप जरूर शेयर कीजिएगा संजय जी, खुलासा आज और कर रहा हूं मैं। इनका एक स्टेटमेंट था पुराना, रुपया उसी देश का गिरता है जिस देश का पीएम गिरा हुआ हो। इन महोदय की इस बात से 2013 में इन्होंने कही थी, आप गोदी मीडिया, आरएसएस, चाटुकार, ब्यूरोक्रेट्स, भ्रष्ट उद्योगपति, वीएचपी, ढोंगी संत महात्मा जो बड़े बड़े आश्रम खोलकर अपने अपने धर्म के पाखंड की दुकानें चला रहे हैं, भोली वाली जनता को मूर्ख बनाकर कितने सहमत हैं आप लोग, जरा आप खुद चिंतन करिए। मैं समझता हूं कि ये अवश्य ही मोदी जी के इस पूर्व के बयान का समर्थन अवश्य करेंगे, खुश होकर ताली थाली बजाएंगे। कौन सा पूर्व का बयान? रुपया उसी देश का गिरता है जिस देश का पीएम गिरा हुआ हो। संजय जी 94 रुपए 80 पैसे हो गया है, डॉलर $1 के बराबर, 94 रुपए 80 पैसे। और ये जब बातें इन महोदय ने की थी तब 68 रुपए था केवल, 68 रुपीज पे तो इनके इतनी मिर्ची लग रही थी। अब ये 94 रुपए पे ऑलमोस्ट 95 हो गया, उस पर इनका ये हालत है। मैं समझता हूँ कि ये खुश होकर ताली थाली बजाएंगे, क्योंकि इन सभी के ब्रेन का एनालिटिकल पार्ट, जो हम हमेशा आपको बताते हैं, एनालिटिकल ब्रेन पार्ट 5% होता है, जिसको फ्रंटल लोब कहते हैं, जो विचार और विवेक शक्ति प्रदान करता है, केवल 5% है। और ये 5% जानते हैं संजय जी, मैं आपको फिर से जानकारी बता, आपको बराबर याद दिलाता रहूंगा। कुत्ता, गधा, सुअर, इंग्लिश में उसको बोलेंगे डॉग, डोंकी, पिग के बराबर है। और याद रहिए संजय जी, इन तीनों जानवरों के भी अलग अलग व्यवहार होता है। कुत्ता जो है सबसे ज्यादा प्रतिक्रिया देता है, याद रहे, इनमें कुत्ता अपने मालिक की सेवा में सबसे ज्यादा रिएक्शंस देता है, गधा न्यूट्रल रहता है, और सुअर तो आलसी, निकम्मा, नाकारा होकर हमेशा ये कहेगा आएगा तो मोदी की फिलॉसफी में विश्वास करता है, आएगा तो मोदी की फिलॉसफी। बेसिकली सुअर की प्रवृत्ति के लोग बताते हैं, क्योंकि सुअर को कितना ही अब अच्छे माहौल में लेकर के आइए, वो फिर वापस कीचड़ में चला जाता है। तो इसलिए इनमें फिल्म इंडस्ट्री के विवेक अग्निहोत्री, शिल्पा शेट्टी, जूही चावला, धुरंधर फिल्म का निर्माता और अन्य एक्टर डायरेक्टर जो भी 5% ब्रेन वाली कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि भगवान ने इनकी जुबान काट ली है। जो भारत की करेंसी रुपया 94 रुपये 80
पैसे होने पर भी अब बोल नहीं पाते हैं। जबकि यही लोग, मनमोहन सिंह की सरकार थी तब, ये पालतू लोग 68 रुपए पर जब $1 की कीमत थी, तो तब रोज प्रतिक्रिया देते थे। एप्स्टीन सेक्स स्कैंडल, मोदी के पीएमओ में हिरन जोशी, उसकी एक चंडीगढ़ की महिला मित्र, उसका भारत के विदेश मंत्रालयों में एम्बेसीज में इंटरफेरेंस, हरदीप पुरी की एप्स्टीन से मित्रता, उनकी बेटी की जॉर्ज सोरोस से कमाई, महिलाओं पर अत्याचार, यूनिवर्सिटी में छात्राएं, महिला खिलाड़ियों, जंतर मंतर पर उन पर अत्याचार, अंकिता भंडारी कांड, हाथरस कांड, उन्नाव कांड, मणिपुर में महिला को नंगा करके घुमाना, कई भाजपा शासित राज्यों में दलितों के मुंह में पेशाब करना, अन्य प्रकार से उनका आदिवासियों का शोषण, किसानों का अपमान, नोटबंदी, कोविड पीरियड में लाशें इकट्ठी होना, ऑक्सीजन वैक्सीन में करप्शन, चुनावों में मैनिपुलेशन, गोधरा कांड, पहलगाम, पुलवामा कांड, कथुआ कांड, जम्मू में उरी, पठानकोट में आतंकवादी घटनाएं, ऑपरेशन सिंधु में भारत का नुकसान, अचानक सीज फायर, डोनाल्ड ट्रंप द्वारा 1 साल से ज्यादा समय में 100 से ज्यादा बार इनका मोदी जी का भारत का अपमान, बच्चों को बेड़ियों हथकड़ियों में भेजना, कर्नाटक में देवगौड़ा की ग्रैंडसन, और अभी हाल ही में गोवा में भाजपा के एक वरिष्ठ पार्षद के बेटे द्वारा नाबालिग 20 से ज्यादा बच्चियों का शोषण, और कपिल मिश्रा के दिल्ली विधानसभा में एक सीडी चलाने का कांड, जिस पर कपिल मिश्रा को बल्कि इनाम और दे दिया गया, उनको मंत्री बना दिया गया। मोदी जी का यहूदी और ईसाइयों के आगे टोटल सरेंडर। अभी 25 मार्च को मोदी जी की ऑटोबायोग्राफी लिखने वाली एक महिला पत्रकार, समाज सेवी, आरएसएस समर्थन द्वारा मोदी द्वारा भाजपा के प्रचारक, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री पदों पर रहते हुए कई महिलाओं का शोषण का भयंकर उन्होंने एक्सपोज किया है। सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा कई वर्षों से मोदी जी का देश विदेश में महिलाओं से रिश्तों के खुलासे आदि पर, और इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कैम, स्टॉक मार्केट मैनिपुलेशन, कई बैंकों में करप्शन स्कैंडल का एक्सपोज, गौतम अदानी, अनिल अंबानी के स्कैंडल्स, भारत की विदेशों में खराब हो रही छवि, इकोनॉमी, एनर्जी क्राइसिस, और हमारी पुरानी पारंपरिक सभ्यता के मित्र ईरान पर अमेरिका इजराइल द्वारा अधर्म के युद्ध, 168 से ज्यादा बच्चियों की हत्याएं, ये सभी 5% जानवरों के समान ब्रेन वाले लोग प्रतिक्रिया क्यों नहीं देते? इन सभी पर अगली सरकार आने पर देशद्रोह का मुकदमा चले और इन लोगों को फांसी की सजा होनी चाहिए। ये मैंने बताया कि मैंने स्कैंडल भी बता दिया, और साथ आने वाले चीज में इतनी बातें क्यों कह रहा हूं। संवत्सर की कुंडली देख लीजिए संजय जी, ये तो अभी छोटा सा ट्रेलर है मधु जी का छोटा सा ट्रेलर, संवत्सर की कुंडली। दर्शकों ध्यान रखना, वीनस और शनि साथ बैठे हैं लगन में। इस संवत्सर की कुंडली जो मीन लगन की है, इसमें चंद्रमा, सूर्य, शनि और शुक्र 4 ग्रह लगन में बैठे हैं, और जो कि लगन पे 6वें घर का लॉर्ड, 8th लॉर्ड और 12th लॉर्ड, तीनों कष्ट के जो होता ज्योतिष में कष्ट माने गए हैं, 6th लॉर्ड, 8th लॉर्ड और 12th लॉर्ड, यही हमारी जीवन की सारी समस्याएं इसी में आती हैं। उसका प्रभाव है लगन पे। ये सेक्स स्कैंडल कांड आगे इनकी सत्ता खा जाएगा। मोदी जी की सत्ता बचेगी नहीं। मैंने पिछले प्रोग्राम में ये कहा था कि अप्रैल से जुलाई के बीच में ये सत्ता जाना तय है संजय जी, जाना तय है। कोई माई का लाल उसको रोक नहीं है। हाँ, जुलाई, अप्रैल से जुलाई, लिख लीजिएगा, क्योंकि इस कुंडली का जो है राजा जो है बृहस्पति है, और मंत्री मंगल है, वो बहुत भयंकर पीड़ित है राहु केतु के साथ 12वें घाव में। तो आपको एक चीज और बता रहा हूं कि ये राइट अप है, याद रखना, 2 अप्रैल को मंगल राशि बदल रहा है संजय जी। क्या मंगल 2 अप्रैल 2026 को लगभग 3:29 शाम को मीन राशि में प्रवेश करेगा, शनि के साथ योग बनाएगा, देश में सत्ता परिवर्तन के हालात पैदा करेगा 2 अप्रैल से। तो पहले इंडिया की हॉरोस्कोप देख लेता हूं, इंडिया की हॉरोस्कोप ये रे भैया संजय जी, ये इंडिया की कुंडली है, ये इंडिया की कुंडली देख लो आप। 15 अगस्त 1947 00 आवर 1 मिनट पर इंडिया की टॉरस लगन में आजादी मिली। कैंसर मून साइन है, 5 प्लैनेट तीसरे घर में है, चंद्रमा, सूर्य, मरकरी, शुक्र, शनि। महादशा लॉर्ड मंगल 6 सितंबर से महादशा मंगल की शुरू हुई है, वो 2nd हाउस में, इकोनॉमी के हाउस में। जुपिटर इन तुला राशि, शत्रु राशि में, 6th हाउस, संघर्ष, विवाद, रोग, बीमारी, परंतु उन्नति जरूर होगी। इसके हाउस से 2nd हाउस को प्रभावित कर रहा है। लग्न में राहु, 7th हाउस में केतु। मंगल राहु 2 फरवरी से जो दशा शुरू हुई है भारत की कुंडली की दशा को, 2 फरवरी से मंगल में राहु की दशा शुरू हो चुकी है।
दोनों 212 एक्सेस में बैठे हैं। महादशा के स्वामी मंगल और अंतर्दशा के स्वामी राहु अति शत्रु हैं। अतः देश के लिए, इकोनॉमी के लिए, देश की सरकार, मंत्रियों के लिए, देश की करेंसी के लिए, शेयर बाजार के लिए अत्यंत कष्टकारी दुखद समय आ रहा है आपका। इसी कुंडली में D10 चार्ट में, जो कैरियर की चार्ट होती है, आप D10 चार्ट शेयर करिएगा, आपके यहाँ है। मैं राहु अपमान, जेल, विदेशी षड्यंत्र, त्याग पत्र, सत्ता परिवर्तन के 12वें भाव में बैठा है, मीन लगन में राहु, क्योंकि अंतर्दशा राहु की शुरू हो चुकी है। मंगल केतु के साथ विवाद, संघर्ष, आंदोलन के 6वें भाव में, अर्थात महादशा और अंतर्दशा के स्वामी लॉर्ड 6-12 हाउसेस की एक्सिस में है। चंद्र कुंडली में लग्न में मंगल 12वें भाव में, राहु 11वें भाव में, अर्थात 10वें भाव का स्वामी। 10वें भाव से देखी जाती है पीएम की कुर्सी, रूलिंग पार्टी, सत्ता, और प्रेसिडेंट का स्वामी 12वें भाव में। मंगल की दशा सत्ता की विदाई, विदेशी षड्यंत्र द्वारा सत्ता की विदाई, सुन लीजिए, विदेशी षड्यंत्र के द्वारा सत्ता की विदाई तय है। और ये अपने पूर्व के सारे पापों की सजा देने के लिए मंगल की दशा आई है, और दंड भी कंफर्म कर रही है कि इनके सेक्स स्कैंडल और करप्शन स्कैंडल एक्सपोज होंगे। और 2 अप्रैल से कहानी बन गई। लग्न में 8 लॉर्ड शनि, 12 लॉर्ड बुध भी है, शुक्र शनि योग, सेक्स स्कैंडल का योग बनता है। गोचर में 2 अप्रैल 2026 को जब मंगल मीन राशि में प्रवेश करेगा, शनि के साथ योग बनाएगा। ये मंगल भारत की कुंडली में जन्म के मंगल को चौथी दृष्टि से देखेगा। याद रहे, जब भारत आजाद हुआ था उस समय भी हजारों लोगों की सांप्रदायिक दंगों में हत्याएं हुई थी। अतः ये मंगल एनर्जी क्राइसिस, ऊर्जा संकट, शनि, सूर्य, शुक्र, बुध, चंद्र सभी 8 में से 8 में 8 to 8 यानी 3rd हाउस में है। ये आंदोलन व्यापक और हिंसक होगा, एनर्जी क्राइसिस का। पड़ोसी देशों में भी ऊर्जा संकट और हिंसा, भारी जान माल के नुकसान का योग है। अर्थव्यवस्था, फार्मिंग को भारी नुकसान, महंगाई, बेरोजगारी चरम सीमा पर, फर्टिलाइजर और अन्य जरूरी सामानों की क्राइसिस होगी। 7 अप्रैल 2026 से मोदी सरकार के लिए 7 अप्रैल 2026 से मोदी सरकार की अत्यंत अशुभ समय, सत्ता की विदाई तय होती हुई दिखाई दे रही है। सत्ता की से विदाई मोदी जी की 7 अप्रैल से तय होती हुई दिखाई दे रही है। भाजपा का जो आने वाला वर्षफल 2026-27 जो 7 अप्रैल से ही बनेगा, अगले प्रोग्राम में मैं उसको शेयर करूंगा डिटेल में, एक अच्छा संकेत नहीं दे रहा है। 2014 से अभी तक भाजपा सरकार के बड़े बड़े मंत्रियों के कई सेक्स और करप्शन स्कैंडल एक्सपोज होंगे इसी वर्ष में। और भाजपा शासन पार्टी के भविष्य के भाजपा शासन का और पार्टी के भविष्य के खत्म होने का काल शुरू हो गया। नया संवत्सर जो 19 मार्च 2026 को 6:52 सुबह शुरू हुआ था मीन लगन में। लगन में 6 लॉर्ड, 8 लॉर्ड, 12 लॉर्ड का प्रभाव है, एक अशुभ संकेत है। अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप, इजराइल और भारत के लिए। वर्ष का राजा बृहस्पति है। भारत, अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप तीनों की हॉरोस्कोप का ये 8वें घर का स्वामी है, 8th लॉर्ड है। मंत्री मंगल कुंडली के 12वें भाव में राहु केतु से पीड़ित है। साथ में 4th लॉर्ड, 7th लॉर्ड बुध भी है। वर्ष के राजा और मंत्री मंगल दोनों का संबंध भारत की हॉरोस्कोप में 2nd हाउस, 12th हाउस से, यानी इकोनॉमी, लोकल करेंसी, बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कॉर्पोरेट्स, स्टॉक मार्केट, जेनजी, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट सेक्टर्स, फूड इंडस्ट्री, ऑयल एंड गैस सेक्टर, आईटी सेक्टर से बन रहा है। अतः कई बैंक्स के फ्रॉड के चलते इनके बैंकों के बंद होने का योग, कॉर्पोरेट्स के करप्शन स्कैंडल, विदेश में उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई, बल्कि उन कॉर्पोरेट्स के विदेश में जाने का, जेल में जाने का भी योग है। जो कॉर्पोरेट लीडर्स हैं, उद्योगपति, उनके विदेशों में चल रही कई प्रोजेक्ट्स पूरी तरह बर्बाद हो जाएंगे। विदेशी निवेश, करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ेगा, एक्सपोर्ट बर्बाद होगा, जीडीपी घटेगी। और भाजपा की हॉरोस्कोप को सुन लीजिए। भाजपा की जो हॉरोस्कोप है, जो मीन लगन की है, मिथुन लगन की, भाजपा की हॉरोस्कोप 6 अप्रैल 1980। ये संबत भाजपा की हॉरोस्कोप के लिए 19 मार्च से जो संबत शुरू हुआ है, भाजपा की हॉरोस्कोप के 10वें भाव में उदय हो रहा, 10th हाउस में, जिसमें 6th लॉर्ड, 8th लॉर्ड, 12th लॉर्ड सभी का प्रभाव है। मतलब 6, 8, 12 का, अर्थात सत्ता, नरेंद्र मोदी के भविष्य को खतरा, सेक्स स्कैंडल्स उनके जीवन, मतलब राजनीतिक जीवन को पूरी तरह खत्म कर देंगे। उनके कई खुलासे एक्सपोज होंगे। इनके ब्लैक मनी, मनी लॉन्ड्रिंग, विदेशों में कई प्रोजेक्ट्स के करप्शन, आर्म्स परचेज में करप्शन के केसेस पब्लिक डोमेन में आएंगे। अतः मोदी सरकार का जुलाई तक समय काटना अत्यंत कष्टकारी है। उससे पहले ही उनके सरकार के जाने का संकट गहरा होगा।
इनके खिलाफ देश की अदालतों में केस भी फाइल होंगे। ये दर्शक इस चीज को जान लीजिएगा। और एक और चीज मैं आपको बताना चाह रहा था दर्शकों कि 2001 मैंने अक्सर संजय जी आपके प्रोग्राम में एक मोरल स्टोरी आज मुझे सुनाने का मन कर रहा कि जिस तरह से देश में हालात हैं, हम ऐसे क्यों हो गए हैं, तो आज मुझे दोबारा उस चीज को कहना पड़ रहा है। तो मैं आज दर्शकों मेरे को आज इस मोरल स्टोरी को जरूर सुनिएगा। 2014 से देश में जनता को भ्रमित करके झूठे वायदों के साथ 4 गुजराती सेठों की सत्ता। 4 गुजराती सेठ हैं, आप समझिए, 2 राजनीति में हैं, 2 उद्योगपति हैं। और एक मोरल स्टोरी गधे और उल्लू की कहानी। आज देश में जनता के कष्ट, चारों तरफ से अनेकों संकटों से घिरी सरकार, रुपया लगभग 95 के बराबर हो गया, स्टॉक मार्केट में तबाही, डिप्लोमेसी, डेमोक्रेसी, सॉवरेनिटी सब कुछ खत्म होती हुई दिखाई दे रही है। सर्वोच्च नेता विदेशी ताकतों, खासतौर से एप्स्टीन सेक्स स्कैंडल गैंग, इजराइल, अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा टोटली कंप्रोमाइज, उनके सामने दंडवत होकर के तलवे चाटने पर मजबूर हो चुका है। भारत जैसे महान देश का स्वाभिमान पिछले 500 साल में सबसे कमजोर बन चुका है। क्यों? देश की जनता विदेशी फंड और भ्रष्ट कॉर्पोरेट हाउसेस, गोदी मीडिया, चापलूस देशद्रोही ब्यूरोक्रेसी के द्वारा 24/7 भ्रमित की जा रही है। एक फेक नैरेटिव, फॉल्स प्रोपेगेंडा, जैसे धुरंधर 1, धुरंधर 2, कश्मीर फाइल जैसी मूवीज के द्वारा को लगातार दिखाकर एक प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। इसलिए मुझे फिर से इस गधे और उल्लू की कहानी के द्वारा आपकी कमजोर और सोई हुई चेतना को फिर से एक्टिव करने की आवश्यकता महसूस हो रही है। Actually, it is a metaphor for the relation between seeking guidance, trust, and personal discernment, an act of perceiving or perception or insight or wisdom. एक बार एक गधा अकेला जंगल में घूम रहा था, उसे अपने डेस्टिनेशन का पता ही नहीं था और उस पर कैसे पहुंचा जाए इसकी भी समझ और ज्ञान नहीं था। घास आदि खाते खाते कब अंधेरा हो गया और जंगली जानवरों की आवाज आना शुरू हो गई, उसे पता ही नहीं चला। तब गधा डरने लगा, परंतु अंधेरे के कारण उसे आगे का रास्ता भी दिखाई देना बंद हो गया। तभी पेड़ पर बैठे एक उल्लू ने उसे आवाज दी, मित्र, तुम इस अंधेरे में कुछ नहीं देख सकते हो, परंतु मैं सब कुछ देख सकता हूं। क्या मैं तुम्हारा मार्गदर्शक बन सकता हूं? गधे को इससे ज्यादा क्या चाहिए था? और गधा जोर से हंसा और उसने उल्लू को अपनी पीठ पर बैठाकर गाइड करने के लिए इनवाइट कर लिया। ठीक इसी तरह नरेंद्र मोदी जी 2014 में जनता को मिसगाइड करके सत्ता में आ गए और काला धन वापस लाना, सभी के खातों में 15-15 लाख जमा करना, स्मार्ट सिटी, बुलेट ट्रेन, विश्व गुरु, सबको मकान आदि आदि। इसके बाद दोनों जंगल से चल पड़े, गधा और उल्लू। उल्लू डायरेक्ट करता रहा और गधा बिना सोचे समझे उसे फॉलो करता रहा। सारी रात जब तक अंधेरा रहा, यह अरेंजमेंट बहुत बढ़िया चलता रहा। चलते चलते दिन निकल आया, रोशनी बढ़ने लगी और वे जंगल से कब बाहर आ गए उन्हें पता ही नहीं चला। लेकिन अब दिन निकल आने पर एक नई समस्या खड़ी हो गई। दिन में गधा तो देख सकता था, लेकिन उल्लू अंधा हो गया और उसे दिखना बंद हो गया। इससे एक भ्रम, कंफ्यूजन की स्थिति पैदा हो गई। उल्लू को भी गधे की पीठ पर बैठकर सवारी करते हुए हुक्म देने की एक लत लग गई। जैसे नरेंद्र मोदी जी झांसा देकर जुमले सुनाकर सत्ता में बैठ गए, अब उनका सारा इकोसिस्टम, भ्रष्ट ब्यूरोक्रेसी, गोदी मीडिया, आरएसएस, भ्रष्ट कॉर्पोरेट लॉबी, अंधभक्तों को एन केन प्रकार में चुनावी हेरफेरी, कंट्रोलिंग लोकल ब्यूरोक्रेसी, एसआईआर, ईवीएम, लास्ट आवर्स में वोटिंग बढ़ाना, वोटर लिस्ट में जेन्युइन वोटर्स के नाम काटना, ओपिनियन पोल एंड एग्जिट पोल सर्वे आदि द्वारा मैनिपुलेशन। सत्ता में बने रहना चाहता है, उसे छोड़ना नहीं चाहता। जैसे उल्लू को लत लग गई थी, वो उसकी गधे की पीठ से उड़ना ही नहीं चाहता था, क्योंकि इन सभी को अपने किए पापों की सजा या दंड का डर सताता रहता, इसलिए सत्ता से चिपके हैं। जिसे वो किसी कीमत पर छोड़ना नहीं चाहता था। गधा भोलेपन में यह सोच ही नहीं पाया कि पहले वाला अरेंजमेंट रात में तो ठीक था, पर दिन निकल आने पर बदल गया है। वो अपनी बुद्धि, ज्ञान, विवेक को इस्तेमाल ही करना भूल गया था कि अब दिन में तो उसे उल्लू की जरूरत ही नहीं है। लेकिन वो मूर्ख गधा उस उल्लू को फिर भी अपना मार्गदर्शक मानकर उसकी गाइडेंस पर चलता रहा। वो भूल गया था कि उल्लू उसे बिना देखे, बिना ज्ञान के और उसका दिशा निर्देश कर रहा है, उसे भटका रहा है। एक पॉइंट पर आकर उल्लू ने उसे पहले लेफ्ट और फिर तुरंत राइट टर्न लेने के लिए कहा। यद्यपि गधा देख रहा था कि नीचे एक तेज गति से नदी बह रही है, लेकिन फिर भी वो मूर्ख उल्लू की अंधभक्ति में लीन उसके बताए गए रास्ते पर आगे बढ़ गया। नतीजा क्या हुआ? वो गधा सीधे गहरी नदी में गिरा और मर गया। उल्लू तो फिर भी उड़कर अपनी जान बचाकर बच गया।
लेकिन गधा अपनी जान गवा बैठा। आज देश की पॉलिटिकल स्थिति इसी तरह की है। 2014 में आपका देश कैसा था? ना महंगाई कम हुई, पेट्रोल 35 रुपए था, 100 रुपए आप दे रहे हैं। इस मोरल स्टोरी का एक ही संदेश है, हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए। हमारा गुरु गाइड कैसा हो, हमारा लीडर कैसा हो, हमें कब तक उसकी गाइडेंस की आवश्यकता है। हमें अंततः अपना ज्ञान, बुद्धि, विवेक, आध्यात्मिक शक्ति को ही ध्यान, भक्ति, योग के द्वारा मजबूत बनाना चाहिए। सच्चा निष्काम योगी योगी गुरु जो परमात्मा पर अटूट श्रद्धा आस्था रखने वाला हो, मिलना वर्तमान युग में बहुत कठिन है। केवल भगवान श्री हनुमान जी की साधना में रहें, उन्हें प्रसन्न करने का प्रयास करें। लालच, अधर्म, कपट, निष्काम कर्म की भावना के साथ समय समय पर दिन में कुछ घंटे साइलेंस रखकर, मौन व्रत रखकर चिंतन करने की आदत डालें। मोबाइल को भी कम से कम 4 घंटे छोड़ने की प्रैक्टिस करें। अपने प्राण को गहरा सांस पेट द्वारा डेली लें, मजबूत बनाएं। उस पर ध्यान का अभ्यास करना शुरू करें, कम से कम 30 मिनट डेली, 2 टाइम्स ए डे। पॉजिटिव एटीट्यूड के लोगों के साथ रहें। नेगेटिव माइंडसेट और घृणा, हेट्रेड, वायलेंस, छल कपट, झूठे प्रचार, पाखंड, भ्रामक, प्रोपेगेंडा वाले गोदी मीडिया, पॉलिटिकल पार्टी, संत महात्माओं जैसे धीरेन्द्र शास्त्री, राम भद्राचार्य, देवकी नंदन ठाकुर और विश्वेंदु प्रसाद आदि से दूरी बनाएं। तब आप जाकर के इस तरह की गधे जैसी स्थिति आपकी नहीं होगी। अन्यथा जो गधे के साथ हुआ वो आपके साथ भी होना निश्चित है। इसके साथ संजय जी एक चीज में चलते चलते आपको एक प्रोग्राम में, हनुमान जी का जन्मदिन है, आने वाला टाइम है, वो लास्ट मेरा टॉपिक उसी पे होगा। उससे पहले एक गोचर मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि ये 3 कुंडलियां देख लीजिएगा कि जो 2 अप्रैल से जो शनि मंगल शुरू हो रहे हैं, इन तीनों कुंडलियों को अमेरिका के साथ मैं लगा के देता हूं। 2 अप्रैल का जो ट्रांजिट है, और इजराइल के साथ लगा के दिखाता हूं, और ईरान के साथ लगा के दिखाता हूं, साथ में अमेरिका के साथ में भी लगा के दिखाता हूं कि किसका क्या नुकसान होने वाला है। सबसे पहले प्लेनेटरी ट्रांजिट ऑन 2 अप्रैल एट 4 PM, 4 बजे की मैंने कुंडली बना ली है। ये देखिए कुंडली यूएसए की और डोनाल्ड ट्रंप की सिंह लगन की, उसके साथ अपने ऑफिस में बोलिए दोनों साथ लगा के दिखाएं। ये कॉम्बिनेशन संजय जी यूएसए की हॉरोस्कोप में 8वें घर में शनि, मंगल और सूर्य इकट्ठे हो रहे हैं। यूएसए की और डोनाल्ड ट्रंप की हॉरोस्कोप का सूर्य जो है लग्नेश है, उसका 8वें भाव में जाना, शनि मंगल और सूर्य के साथ, शनि मंगल के साथ इकट्ठा हो जाना। शनि इस कुंडली का सिंह लगन की कुंडली है दोनों की, उसका 6 लॉर्ड भी है, 8 लॉर्ड भी है। अतः यूएसए की भयंकर बर्बादी का योग आ गया इकोनॉमी का 2 अप्रैल से। इनके सैनिकों की बहुत निर्मम हत्या होने का योग है, क्योंकि अभी तक जो राहु और मंगल इकट्ठे थे ये वार हिस्टीरिया तो बढ़ाते हैं, लेकिन शनि मंगल का कॉम्बिनेशन जब हमने बहुत सारा 100 वर्षों के युद्ध के इतिहास पर हमने, मतलब जो जितने 100 ईयर में वॉर हुए हैं संजय जी, एक वर्कशॉप की थी, तो उसमें देखा कि ह्यूमन लॉसेस कब होते हैं। मतलब इस समय कत्लेआम होने का समय शुरू हो रहा है 2 अप्रैल से। जिस तरह से ह्यूमन कैजुअलिटी अभी 2 अप्रैल से होंगी, इस ईरान, इजराइल, अमेरिका के वॉर का सबसे खूनी जो शुरुआत है वो 2 अप्रैल से शुरू होने जा रही है। इसमें सबसे ज्यादा कैजुअलिटी अमेरिका के सैनिकों की होगी, इजराइल की भी होगी, इजराइल की भयंकर बर्बादी होगी। और ये देखिए, मेरे कहने की बात नहीं है कि मैं कोई ईरान से मेरा वो नहीं, मैं तो केवल प्योर ज्योतिष के हिसाब से कह रहा हूं। ये देखिए ईरान की कुंडली देख लीजिए और इसी मंगल शनि की युति ईरान की कुंडली से कंपेयर करिएगा। यही मंगल शनि की युति कॉम्बिनेशन ईरान की कुंडली के भाग्य स्थान में बन रहा है, और वहां से दृष्टि जा रही है नेबरिंग कंट्रीज को। तो ईरान संजय जी 2 अप्रैल के बाद अपने जितने पड़ोसी देश हैं, गल्फ कंट्रीज जो अमेरिका के चमचे बन चुके थे, वो उनके यहां भी भयंकर कत्लेआम शुरू करेगा। उनके यहां जितने भी प्रो अमेरिकन हैं और अमेरिकन सैनिक भी जहां पर छिपे हुए हैं, उनका भी ईरान जो है भयंकर कत्लेआम करके पूरी तरह से मिडिल ईस्ट को इन 15 दिनों में, जब तक 15 अप्रैल तक सूर्य इसी कॉम्बिनेशन में रहेगा, 15 अप्रैल तक ईरान पूरी तरह से मिडिल ईस्ट को अमेरिकन कंट्रोल से फ्री कराने की पूरी ताकत लगाएगा, और वो पूरा होने वाला भी है। साथ में इजराइल की मैं पहले ही बता चुका हूं कि इजराइल की कुंडली में, ये जो दर्शकों इजराइल की जो कुंडली है, इजराइल के साथ दिखाइएगा, ये कन्या लगन की कुंडली है इजराइल की। ये कन्या लगन का जो 2 अप्रैल से शनि मंगल इकट्ठे हो रहे हैं, ये 7 लगा दीजिएगा। इसमें संजय जी 7वें भाव में, 7वां भाव युद्ध का होता है,
उसमें इजराइल की कुंडली में 6 लॉर्ड 8 लॉर्ड 7th हाउस में जो मारक स्थान होता है, और इनका लग्नेश बुध भी 6वें भाव में है। संजय जी, इजराइल में भी भयंकर हत्याएं शुरू हो रही हैं, सिविलियंस की हत्याएं शुरू हो जाएंगी इजराइल में। और इजराइल के लिए तो ये सोचिए कि इजराइल अपने इतिहास का सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। उसकी आज तक 1948 के बाद से आज तक कभी इतनी पिटाई नहीं हुई होगी। और आपको जानकारी के लिए दर्शकों बता देता हूं, ये पहला मौका है, ये तो हनुमान जी की कृपा मानिए कि मेरा ईरान जाना, और मैंने ये कहा वहां उन लोगों से कि मैं हनुमान जी की भक्त हूं, और हनुमान जी की भक्ति के नाते मैं आप लोगों को एक आपके लिए ब्लेसिंग और शुभकामनाएं देता हूं इस युद्ध में। और देखिए संजय जी, मैं 18 मार्च को मिलके आया हूं, और 18 मार्च को दर्शकों देखिए, ईरान जितना एग्रेसिव हुआ है उतना 18 मार्च से पहले नहीं था। इस भक्ति का असर ये होने वाला है संजय जी कि ईरान का परचम लहराएगा। ईरान जो है अमेरिका को वो शिकस्त देने वाला जो उसने अपने इतिहास में कभी नहीं देखी होगी, क्योंकि अमेरिका की कुंडली में 8वां घर होता है स्टेट का डिस्ट्रक्शन। किसी स्टेट की बर्बादी के लिए 8वें घर को, और या उनके सिटिंग प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट की हत्या अगर हो जाए, तो मैंने आपको पिछले प्रोग्राम में कहा था संजय जी, 22 मार्च से डोनाल्ड ट्रंप की लाइफ को भी खतरा है अक्टूबर तक। डोनाल्ड ट्रंप को किसी तरह का डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर हिंसक अटैक होने वाला है। डोनाल्ड ट्रंप को अपनी सेफ्टी और सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए। ये इजराइल के लिए इस तरह की स्थिति बन जाएगी कि इजराइल पर भी ईरान का कंट्रोल होने वाला है। ईरान अपनी मर्जी की सरकारें मिडिल ईस्ट में और इजराइल में बनाने जा रहा है। ऐसा ग्रहों का योग 2 अप्रैल से बन रहा है। सो ईरान के लिए ये परमात्मा ने एक ऐसा शुभ समय दिया है जो कि उनको जो है, चूंकि वो धर्म के युद्ध पर है। मैंने पहले ही आपको बताया था कि धर्म और धर्म के युद्ध की पिछले प्रोग्राम में बात की थी कि जो न्याय आत्मरक्षा के लिए और धर्म की स्थापना के लिए युद्ध किया जाता है वो धर्म युद्ध है। और जो पावर स्टेट पे, राज्य पे किसी पे कब्जा करने के लिए या किसी देश को लूटने के लिए किया जाता है, हिंसा के युद्ध से, वो अधर्म का युद्ध है। इसलिए ईरान का हारना इस युद्ध में तय है। इजराइल का, सॉरी भगवान माफ कीजिएगा मुझे, इजराइल का हारना तय है और अमेरिका का भी। अब संजय जी चलते चलते लास्ट, क्योंकि हनुमान जी का 2 अप्रैल का जन्मदिन है, एक मैं चाहूंगा कि आप अपने ऑफिस में बोलिएगा, छोटी सी वीडियो है, पता नहीं जाने अनजाने में इतनी संक्षिप्त भाषा में मैं हनुमान जी की भक्ति का महत्व इस कलयुग में और हनुमान जी कौन है, एक साधारण सा परिचय 2-4 मिनट की वीडियो में मैं बना गया हूं। वो वीडियो मैं आपके ऑफिस में भेजूंगा, जरूर दिखाइएगा। कि इस कलयुग में, जो कि कलयुग जो है ज्ञान का युग है, और कलयुग साथ में कलेश का युग भी कहा जाता है। कलेश का मतलब नाना प्रकार के टेंशन, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, तनाव, टेंशन, स्ट्रेस। तो उसमें सर्वोत्तम भक्ति किसकी मानी गई है? तो तुलसीदास जी का संदेश सुन लीजिए। वो कहते हैं, राम द्वारे तुम रखवारे, हो तो ना आज्ञा बिन पैसारे। मतलब राम के द्वार तक पहुंचना और राम की भक्ति का बढ़ना बिना हनुमान जी के संभव नहीं है। और देखिए तुलसीदास जी क्या कहते हैं, जब हम टीवी चैनलों में देखते हैं, यूट्यूब में देखते हैं, बहुत सारे गुरु आपको दिखाई देंगे, तो वहाँ पर भी आप जब गुरु बनाओगे, अब कौन सा गुरु अच्छा है, कौन सा गुरु आपके कल्याण करेगा, ये भी बड़ी समस्याएं रहती है लोगों के सामने। तो तुलसीदास जी उसका भी समाधान करके गए हैं कि जब हनुमान चालीसा कहाँ से शुरू कर रहे हैं, श्री गुरु चरण सरोज रज, और आखिर में क्या कहते हैं, कृपा करहूँ गुरुदेव की नाई। तो हनुमान जी से सर्वोत्तम गुरु कोई हो ही नहीं सकता। एक तो वो कोई अपने आपको आश्रम में बुलाएंगे नहीं, जो खूंटे से बांधेंगे नहीं हनुमान जी, और दूसरा सर्वशक्तिमान शंकर सुवन केसरी नंदन, वो स्वयं साक्षात शंकर हैं, जो कि राम जी की मदद करने के लिए अंश अवतार के रूप में आए, अंजना के गर्भ में उन्होंने दिया था। उसकी भी व्याख्या दर्शकों को ये ज्ञान पहुंचना चाहिए कि हनुमान जी आए कैसे। एक बार जब भगवान नारायण ने जब मनुष्य अवतार श्री राम के रूप में लेने का निश्चय किया, तो शिव जी के आराध्य भगवान राम है, तो भगवान भोलेनाथ का ध्यान भग्न हो गया। और भगवान भोलेनाथ का ध्यान भग्न होने का मतलब ये था कि पार्वती जी को लगा कि अब तो कोई प्रलय आ जाएगी, तो इसलिए पार्वती जी घबराई। तो जब शिव जी ने नेत्र खोले तो अपनी पत्नी पार्वती से कहा, प्रिय मुझे पृथ्वी पे जाना है। तो पार्वती जी घबराई कि आप चले जाओगे तो मैं अकेली क्या करूँगी यहाँ। तो वहाँ पर भगवान भोलेनाथ, आप शिव पुराण पढ़ेंगे तो ये आपको स्टोरी मिलेगी, और भगवान ने वहाँ पर ये कहा कि नहीं प्रिय,
एक अंश मेरा तुम्हारे साथ रहेगा और एक अंश पृथ्वी पर जन्म लेगा। तो अंजना के 12 साल से तपस्या कर रही थी अंजना, गौतम ऋषि की पुत्री अंजना, केसरी से उनकी शादी हुई जो किष्किंधा के राजा थे, और हनुमान जी का वायुदेव के आशीर्वाद से उन्होंने तपस्या शुरू की, इसलिए पवन पुत्र का भी नाम आया। तो अंजना के गर्भ में शिव जी का अंश गया और इस तरह से हनुमान जी हमारे पास है। और हनुमान जी चिरंजीवी हैं, और चिरंजीवी होने की भी एक छोटी सी स्टोरी बना के मैं अपने शब्दों को समाप्त करूंगा कि जब उत्तरकांड में आप रामचरितमानस और रामायण में जाइए, पढ़ेंगे, तो वहां पर ब्रह्मा ने काल को संदेश भेजा, काल के द्वारा संदेश भेजा राम जी के पास कि भाई प्रभु से जाके कहो कि अब समय पूरा हो गया उनका अवतार का, जो उनका समय था निश्चित, अब वो उनको यहाँ अपने बैकुंठ धाम आना है। तो काल जब भगवान राम दरबार ले रहे थे उस समय, और भगवान राम ने कोई पास जब काल पहुँचे हैं तो काल से उन्होंने पूछा, प्रयोजन पूछा, आप कैसे आए हैं? तो उन्होंने ब्रह्मा जी का संदेश सुना दिया। उसके बाद राम जी ने तुरंत बिना देर किए हुए, लक्ष्मण जी ने एक दिन पहले ही शरीर त्याग कर दिया था, भरत को, शत्रुघ्न को, सुग्रीव और बाकी सब लोगों को राम जी ने तुरंत सरयू नदी के तरफ जाने का निश्चय किया। तब जब राम जी राजपाट छोड़ करके चलने लगे तो हनुमान जी भी साथ साथ पीछे चलने लगे। तो हनुमान जी को वहीं रोक दिया उन्होंने ये रोका और कहा क्या, हनुमान जी से कहा, नहीं हनुमान, तुम जब तक सृष्टि रहेगी तब तक तुम इस मानव जाति के कल्याण के लिए कार्य करते रहोगे, लोग आपको ब्रह्म का स्वरूप में देखते रहेंगे। और इस तरह से भगवान राम ने, श्री राम ने लव और कुश को राजपाट अयोध्या का नहीं दिया, और आज की डेट में भी अयोध्या के राजा कोई हैं तो ये पवन पुत्र मारुति नंदन आंजनेय नाम है उनका, हनुमान जी हैं। तो इस तरह से हनुमान जी को राजपाट दे करके गए हैं अयोध्या का। लोगों को, बहुत सारे लोगों को राम कथा वाचक कभी बताएंगे नहीं आपको कि हनुमान जी अयोध्या के राजा हैं, लव और कुश उनके पुत्र राजा नहीं थे। उसके भी कैसे ये चीज़ बनी, इसके लिए जब सीता जी से जब पहली बार अशोक वाटिका में मिलते हैं हनुमान जी, तो सीता जी ने पहले तो वो घबराई, हनुमान जी ने जब परिचय दिया तो सीता जी के मुख से पुत्र निकल गया, इस नाते वो ज्येष्ठ पुत्र बने। तो जब ज्येष्ठ पुत्र को जब उत्तराधिकारी आप चुनाओगे तो ज्येष्ठ पुत्र को, इसलिए हनुमान जी को ये सब चीज में, तो इसीलिए। और आखिरी में तुलसीदास जी की बात कहते हुए कि तुलसीदास जी क्या कहते हैं, और देवता चित्त न धरई, हनुमत से ही सब सुख करई। अरे हनुमान जी की सेवा में, हनुमान जी के चरण के आने के बाद तो मुझे और कोई देवता समझ में आता ही नहीं है। मेरे चित्त में चित्त बनता है, मन बुद्धि अहंकार, इन तीन के कॉम्बिनेशन से चित्त बनता है कि मेरे चित्त में दूसरा कोई देवता भगवान समा ही नहीं सकता श्री राम के अलावा। जय श्री राम, जय बालाजी मंदिर आकर के कैसे? मैंने बहुत अच्छी बात इन्होंने कही। मैं तो जब मेरे को ये लोग दर्शन कराने ले गए, और मेरी जीवन में तो सारा हनुमान जी ने मेरा जीवन ही बदल दिया हनुमान जी ने। आज जो भी कुछ हो, मेरा रोम रोम शरीर का हनुमान जी के आगे चरणों में समर्पित है। जब मैं अंदर था तो मैं हनुमान चालीसा का पाठ करता और बड़े शुभ टाइम पे मैं अंदर प्रवेश करता हूँ जब आरती हो रही थी। वो आरती वाला जो मोमेंट होता है, क्षण होता है, वो सबसे पावरफुल होता है ऊर्जा के हिसाब से। उस समय जब घंटे घड़ियाल, ये नाद योग कहा गया है, जब हम योग शास्त्र में जाते हैं ना, अलग अलग योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग, नाद योग है ध्वनि का योग, कि ध्वनि के द्वारा भी हमारी चिकित्सा होती है। तो नाद योग का सबसे सर्वोत्तम उदाहरण वही आरती का समय होता है। उस समय जब मैं खड़ा था तो मैंने देखा, बाप रे बाप, ये आज इतनी भीड़, इतने भक्त क्यों आ रहे हैं। मैंने ये इसका मुझे आंसर मिल चुका है, क्योंकि इस मूर्ति में और इस प्रांगण में, इस स्थान पर जबरदस्त वाइब्रेशन है, जबरदस्त आध्यात्मिक ऊर्जा है, बहुत आध्यात्मिक शक्ति है, और मेरा जीवन धन्य होगा। मुझे बहुत अच्छी अनुभूति हो रही है। जय श्री राम, जय हनुमान। मैं अपने जन्म स्थान में एक ऐसे हनुमान जी के तीर्थ पे गया था जो मेरे जन्म के बाद बना, और देखते देखते वहां उस दिन, जिस दिन मैं मंगलवार को, पिछले मंगलवार को था संजय जी, 1.5 लाख की भीड़ थी, और उस मंदिर में पूरा हाईवे जाम था। 70 के अराउंड पुलिस वाले थे मैनेज करने के लिए, और 6 सब इंस्पेक्टर्स उसको कंट्रोल कर रहे थे। उसमें मैंने 1 घंटे साधना की। उसके बाद में जब मंदिर के ट्रस्ट के लोगों ने मेरा सम्मान किया है, उसमें उन्होंने जब कुछ बोलने के लिए कहा, तो वो बातें मैं चाहता हूं कि देश और दुनिया के लोगों को हनुमान जी के बारे में पता लगनी चाहिए कि 2 अप्रैल को जन्मदिन आ रहा है। और संजय जी, आज हम 29 तारीख का प्रोग्राम कर रहे हैं। मैं कल
उस मंदिर में पिछले जब से मैंने प्राण प्रतिष्ठा 6 अप्रैल 2023 को उस मंदिर में पूना में की थी। वो मंदिर पूरी मेरी ही कंसेप्ट, मेरी ही सारा संकल्प था और वो पूरा हुआ। उसके बाद उस ग्रुप को भी इतना फायदा हुआ कि उनके हजारों करोड़ के कर्जे मात्र 6 महीने में उनके कर्जे भी पूरे उन्होंने रीपे कर दिए। तो उसमें मैं अपना हनुमान जी का जन्मदिन मनाने कल मंडे को मैं जा रहा हूँ 30 तारीख को। तो 2 तारीख तक मैं वहां रहूंगा। तो मैं संजय जी चलते चलते एक मैसेज के रूप में बताता हूँ। आज हनुमान जी की आपके ऑडियंस को, दुनिया के लोगों को जो 8 सिद्धियां हैं, जो माता सीता ने उनको अयोध्या जब वो अशोक वाटिका में पहुंचे हैं, उनको आशीर्वाद के रूप में दी थी। क्या वो है ना हनुमान चालीसा की चौपाई, अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता, ऐसा वर जानकी माता ने दिया। उन 8 सिद्धियों को आज के मॉडर्न कंटेक्स्ट में, आज के सामान्य जीवन में कैसे हम समझ सकते हैं, उसकी व्याख्या करके अपने प्रोग्राम को समाप्त करूंगा। पहले तो मैं आपको जो हमारा अभी रामनवमी हमारी पीछे गई और ये भगवान राम का जन्म इस नवरात्रे में होता है, तो ये छोटा सा राइट अप है, अपने ऑफिस में बोलिएगा, शेयर करेंगे ये, जिसमें मैंने कहा रामायण का आध्यात्मिक महत्व क्या है और रामायण का सामाजिक महत्व क्या है। श्री राम आत्मा, परमात्मा, शुद्ध चेतना है, सोल, प्योर कॉन्शियसनेस। माता सीता मन, हृदय, शक्ति, प्रकृति, माइंड, प्योर डिविजन, नेचर। रावण ईगो, 10 इंद्रियों और उनके सब्जेक्ट्स, क्रियाज। लक्ष्मण प्राण शक्ति, संयम, भाईचारा। श्री हनुमान जी भक्ति, प्राणायाम, शुद्ध मन की शक्ति। वानर सेना इंद्रियों और विचारों का कंट्रोल्ड संग। सेतु निर्माण, ज्ञान और साधना से भव सागर पार करना। राम रावण युद्ध, इनर बैटल है, हमारे अंदर का द्वंद्व युद्ध है जिसमें अहंकार की पराजय होती है। ये राम रावण का युद्ध हमारे हृदय में हमेशा हमारे जीवन में डे टू डे लाइफ में होता रहता है। जीवन का उद्देश्य है आत्म साक्षात्कार और मोक्ष प्राप्ति। भक्ति, कर्म, योग, ध्यान, संयम और मर्यादा से ही आत्मा की अपनी मूल प्रकृति अर्थात सीता को पुनः प्राप्त करना। रामायण सिखाती है धैर्य, त्याग, क्षमा, सत्य से ही व्यक्ति आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त कर सकता है। रामायण का सोशल इंपॉर्टेंस, रामायण ने भारतीय समाज को युगों से नैतिक, पारिवारिक और सामाजिक ढांचा प्रदान किया है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का आदर्श व्यक्ति को समाज में नियम, अनुशासन और कर्तव्य पालन सिखाता है। राम राज का सपना जहां न्याय, समानता, शांति और समृद्धि हो। पारिवारिक मूल, पिता की आज्ञा, माता पिता का सम्मान, भाईचारा, पति पत्नी का प्रेम और निष्ठा, राम और सीता के बीच में जो थी। सामाजिक समरसता, राम ने लोअर वर्ग के शबरी, गुहू, केवट, वानर, रीच में भी अच्छे लोगों को अपनाया। जाति, वर्ण, वेद भेद से ऊपर मानवता का संदेश दिया। सत्य, न्याय, त्याग, करुणा जैसे मूल्यों का प्रसार किया। समाज सेवा और सहयोग, वानर सेवा, रीछों का सहयोग उन्होंने लिया। रामो विग्रहवान धर्म, राम स्वयं धर्म का शरीर है। और श्री हनुमान जी उन्हें, और आज मैं हनुमान जी की 8 सिद्धियां बताते हुए अपने प्रोग्राम को समाप्त करना चाहूंगा। श्री हनुमान जी उन्हें माता सीता द्वारा 8 सिद्धियां, सुपर नेचुरल पावर। श्री हनुमान जी पवन पुत्र, अंजनी माता और केसरी के पुत्र हैं। माता अंजनी महर्षि गौतम और अहल्या की पुत्री थी। इन्होंने 12 वर्षों तक घोर तपस्या की। तब भगवान शिव और माता पार्वती के आशीर्वाद से पवन देव ने भगवान शिव का अंश रुद्र लेकर उनके गर्भ में प्रवेश किया। इस प्रकार से हनुमान जी का जन्म हुआ, जो शिव के 11वें रुद्र अवतार कहे गए। लॉर्ड हनुमान जी इज a successful project manager also. Why he was able to accomplish all the assigned tasks work during Ramayana without any failure, as he possesses 8 supernatural powers. वो क्या है? अणिमा। अणिमा का मतलब द पावर टू बिकम एज स्मॉल माइन्यूट एज एन एटम और इनफाइनाइटली टिनी, रिड्यूस वंस बॉडी और फॉर्म टू द साइज ऑफ स्मॉलेस्ट पार्टिकल। उपयोग लंका में छोटे रूप में प्रवेश करके सीता माता से मिलना। आज के संदर्भ में इसको देखेंगे ह्यूमिलिटी, द पावर टू अबंडन ईगो, छोटी छोटी बातों पर ध्यान न देना, डिटेल्स में परफेक्शन, माइक्रो मैनेजमेंट, रिड्यूसिंग स्ट्रेस, ये अणिमा को सिद्ध करते हैं मॉडर्न कंटेक्स्ट में। महिमा, शरीर को अनंत विशाल बना देना, समुद्र पार करना, लंका दहन, द पावर टू बिकम एज लार्ज, इमेंस एज डिजायर्ड, एक्सपेंशन ऑफ पर्सनैलिटी फ्रॉम आई टू बी, बड़े सपने देखना, विजन को एक्सपेंड करना। लघिमा, शरीर को अत्यंत हल्का, लेविटेट बना लेना, द पावर टू बिकम एक्सट्रीमली लाइट और वेटलेस, उड़कर समुद्र लांग लिया, पहाड़ उठाया, मन को हल्का रखना, तनाव कम करना, सेल्फलेस एटीट्यूड, निष्काम भाव, मल्टीटास्किंग, लाइफ में बर्नआउट होने से बचना,
नॉट टू टेक क्रेडिट ऑफ सक्सेस, इससे मन हल्का रहता है, लगमा की आपकी सिद्धि मिलती है। गरिमा, भारी हो जाना, वजन बढ़ा लेना, पावर टू टेक मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी, चैलेंजेस, युद्ध में स्थिर रहकर दुश्मन को दबाया उन्होंने, अपनी बात पर अड़िग रहना, ग्रेविटी जैसी सीरियसनेस, ग्राउंडेड रहकर लीडरशिप के द्वारा अपनी टीम को संभालना, फर्म इन डिसीजंस, प्राप्ति, पांचवी उनकी सिद्धि थी हनुमान जी के पास, किसी भी वस्तु को, ज्ञान को तुरंत प्राप्त कर लेना, जैसे संजीवनी बूटी को उन्होंने प्राप्त किया था, पावर टू ऑब्टेन एनीथिंग डिजायर्ड इंस्टेंटली, एक्वायरिंग ऑब्जेक्ट्स, नॉलेज और पीपल नो मैटर हाउ डिस्टेंट और डिफिकल्ट। सो आज की डेट में कैसे देखेंगे, नेटवर्किंग, नॉलेज, अपॉर्चुनिटीज, गूगल, लिंक्डइन या इंट्यूशन से इंस्टेंट एसेस की शक्ति, भक्ति से ही सही मार्गदर्शन मिलता है, प्रकाम में मनचाही इच्छा पूरी करने की शक्ति, द पावर ऑफ फुलफिलिंग एनी विश और डिजायर एट विल, अचीविंग द इम्पॉसिबल थ्रू sheer determination or becoming invisible unseen as desired. Hanumanji's unbreakable resolve to serve Bhagwan Ram made every wish mission successful. The power to achieve desired goals, लक्ष्य तय करना, फोकस करना, मैनिफेस्टेशन टेक्निक, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मूल यही संकल्प शक्ति से असंभव को संभव बनाना इस सिद्धि से देखा जाता है। ईशत, शासन करना, द पावर ऑफ सुप्रीम लॉर्डशिप और मास्टरी, हैविंग डिवाइन कंट्रोल ओवर नेचर एलिमेंट्स, क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन, लाइक ए लॉर्ड ओवर द यूनिवर्स। श्री हनुमान जी द्वारा वानर सेना का नेतृत्व, युद्ध में रणनीति, खुद को और दूसरों को इंस्पायर करना, सिचुएशन को कंट्रोल करना, सीईओ, एंटरप्रेन्योर या घरेलू जीवन में क्रिएटर माइंडसेट, वशिष्ठ, वश में कर लेना, दूसरों पर नियंत्रण या स्वयं पर पूर्ण नियंत्रण, द पावर ऑफ कंप्लीट कंट्रोल और controlling others mindsets, attracting people or having full mastery over one's own success and others dominion and influence, the power to mold and control the people. ये हनुमान जी का इंद्रियों पर, मन पर पूर्ण नियंत्रण, सेल्फ कंट्रोल, इन्फ्लुएंसिंग अदर्स, मोटिवेट अदर्स, आज के टॉक्सिक फियरफुल एनवायरनमेंट में इमोशनल इंटेलिजेंस और करिश्मा से सबलता, मृदुभाषी, दया, करुणा वाला व्यक्तित्व। और संजय जी, मेरे जो 1898 के जो हनुमान जी, श्री सर्वेश्वर हनुमान जी महाराज है, उसकी फोटो भी जरूर दिखाइएगा। वो इस फोटो को दिखाते हुए मैं बस 4 हनुमान जी की चौपाइयां गाते हुए प्रार्थना की आज का प्रोग्राम मैं समाप्त करूंगा। और आप सभी लोगों को मेरी तरफ से और हनुमान जी की तरफ से बहुत बहुत शुभकामना हनुमान जी के जन्मोत्सव की। तो ये याद रहिए वही, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तीनों लोक उजागर। ज्ञान और गुणों के सागर से हनुमान जी की जय हो। तीनों लोकों, स्वर्ग लोक, भूलोक, पाताल को अपनी कीर्ति से प्रकाशित करने वाले हे कपीश्वर श्री हनुमान जी की जय हो। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। आपके दिए हुए मंत्र, मतलब कौन सा मंत्र दिया? श्री नाम का जाप का विभीषण ने ग्रहण किया, उसके बाद कारण वो लंका के राजा बने। ये सारा संसार जानता। राम द्वारे तुम रखवारे, होत ना आज्ञा बिन पैसारे। राम के द्वार की आप ही रक्षा करते हैं और आपकी आज्ञा के बिना राम अर्थात ब्रह्म की कृपा, भक्ति प्राप्त करना और उसकी उन्नति होना आध्यात्मिक संभव नहीं है। सब शुक्ल है तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपकी भक्ति से सभी भक्तों को सभी सुख प्राप्त होते हैं और आप जिसके रक्षक हैं उससे संसार की किसी भी वस्तु या मनुष्य भय नहीं रहता। आपन तेज समारो आपई, तीनों लोग हाँकते कांपे। आप तेज, शक्ति, पराक्रम, प्रभाव, पौरुष और बल के वेग को स्वयं आप ही संभाल सकते हैं। आपकी एक हुंकार मात्र से तीनों लोग देवता, मनुष्य और दानव कांप उठते हैं। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। जैसा हमारा मोदी शाह और लोगों का शासन जो है। अष्ट सिद्ध नवनीत के दाता, अश्वर दीन जान की माता। और देवता चित्तना धरई, हनुमत से ही सब सुख करई। आपकी महिमा जान लेने के बाद प्राणी को किसी और देवी देवता का हृदय में धारण करने की अर्थात पूजा अर्चना करने की आवश्यकता ही नहीं रहती है। आपकी सेवा से जीवन में सभी सुख, चारों प्रसाद, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष प्राप्त हो जाते हैं। अंत में गोस्वामी जी तुलसीदास जी कहते हैं, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहूं गुरुदेव की नाई। हे प्रभु श्री हनुमान जी, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। आप श्री गुरुदेव की तरह मेरे ऊपर कृपा करिए। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। वर्ण रघुवर विमल जसु, जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जान के, सुमिरो पवन कुमार।
बल बुद्धि विद्या देव मोह हरौ कलेश विकार। जय श्री राम, जय हनुमान। बहुत आप सभी शुक्रिया लोगों राजीव जी, को बहुत। ये तो राजीव नारायण जी, पूरी बातचीत आपने सुनी, क्या गजब भविष्यवाणी है। पूरी दुनिया उनका इंतजार करती रहती है, संडे के दिन का इंतजार करती रहती है कि राजीव जी क्या खुलासा करने वाले हैं। कैसी लगी बातचीत बताइएगा जरूर। शुक्रिया, थैंक यू।